यूपीएससी हिंदी वॉइस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आए हैं इकोनॉमी के लिए। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जो कि हमारी एनवायरनमेंट से रिलेटेड वीडियो थी। हमने बताया था कि हम आपके लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक लगभग सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड स्ट्रेटजी वीडियो लाएंगे। इसमें हम आपको बताते क्या हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए कितना डाटा, फैक्ट्स, कितने कॉन्सेप्ट, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक्स कैसे काम करते हैं, वो सब बताते हैं। अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। इस क्लास को लेने के बाद आप उस क्लास को भी देखें, जिससे आपकी इन्वायरमेंट सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी हो और आप आसानी से 100+ मार्क्स पार हो जाएं बस। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं या क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इकोनॉमी, देखिए मैंने पहले ही आपसे बोला था कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने की रणनीति, तैयार करने की रणनीति अलग अलग होती है। चाहे वो इकोनॉमी हो, एनवायरनमेंट हो, हिस्ट्री हो, या पॉलिटी हो, या साइंस एंड टेक हो। एनवायरनमेंट के बारे में हम पूरी बातें कर चुके हैं कि कैसे तैयार किया जाता है। अब हम आज बात करने वाले हैं इकोनॉमी को लेकर। अब इकोनॉमी को लेकर पहले थोड़ा सा जानते हैं। देखिए क्या है, अगर आप उसका वेटेज देखेंगे तो लगभग 15 से लेकर 20 क्वेश्चंस तक हर एक साल, एवरी ईयर देखेंगे तो इतना वेटेज जाता है। इसका मतलब होता है सीधा सीधा कट ऑफ से अंदर और बाहर जाने का रास्ता यहाँ से होकर जाता है। तो इसलिए इस सब्जेक्ट के जो महत्व है इसको हम देख सकते हैं। तो सीधा सीधा हम पॉइंट्स पर बात करेंगे और क्लास को हम यहाँ से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन मेकिंग से। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन मेकिंग को लेकर कि क्वेश्चन मेकिंग यूपीएससी द्वारा कैसे की जाती है, क्यों एग्जैक्ट जो क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में। तो ठीक है, हम बताते हैं क्वेश्चन मेकिंग कैसे होगी। देखिए, अब यूपीएससी में क्या होता है, जब भी क्वेश्चन आता है तो वो आता है करंट। आपने सभी ने सुना होगा करंट से रिलेट होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी तो देखिए, इकोनॉमी क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि करंट है और स्टैटिक। अब आप ये बोलेंगे, जिन्होंने पहली क्लास ली थी, कि स्टैटिक और करंट तो आपने पहले ही बोला था, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसमें स्टैटिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि इन्वायरमेंट में स्टैटिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन करंट के अकॉर्डिंग है, इसमें डायरेक्ट स्टैटिक भी पूछा जाता है। तो पॉइंट्स में आप लिखते जाइए, साथ में आप पेन और कॉपी लेकर, कि स्टैटिक ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब स्टैटिक में क्या क्या पढ़ना होता है वो हम अभी क्लास में आगे जानेंगे। और स्टैटिक क्यों पूछ जाता है, कब पूछ जाता है। स्टैटिक पूछने का तरीका वही होता है यूपीएससी का, अगर करंट में कोई न्यूज़ आएगी तो उससे रिलेटेड, उससे संबंधित कोई भी जो कॉन्सेप्ट, थीम, टर्म्स आएंगे तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए, इसमें अगर 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि डायरेक्ट आप एक बुक पढ़कर, अगर अच्छी बुक हो या नोट्स पढ़कर, आपके आसानी से सॉल्व हो जाएं। और बाकी के बच्चे हुए क्वेश्चन करंट से मर्ज होते हैं, इसलिए उनको थोड़ा सॉल्व करना टफ हो जाता है। अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से किया हुआ है तो वो भी सॉल्व हो जाते हैं। अब क्वेश्चंस मेकिंग ऐसे होती है, हमने इस पर बात कर ली है कि करंट में स्टैटिक और करंट कितना महत्वपूर्ण होता है। करंट भी इंपॉर्टेंट होता है, स्टैटिक भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसमें स्टैटिक डायरेक्ट पूछ जाता है। डायरेक्ट कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अब 2022 में क्वेश्चन पूछा गया नीर और रीड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया जो कि डायरेक्ट रमेश सिंह बुक में दिया हुआ था। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको बुक बता रहे हैं कि ये बुक पढ़ना। अभी हम बुक की कोई बात नहीं कर रहे हैं, सोर्स की हम अभी अगले वाले पॉइंट में बात करेंगे। सीधा मुद्रास्फीति से पूछेगा कोई सा भी रिलेटेड, कोई सा भी कॉन्सेप्ट। उसने मौद्रिक नीति से क्वेश्चन देखें, अगर हम मौद्रिक नीति से रिलेटेड जो टर्म्स आते हैं, जैसे देखिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ऐसे क्वेश्चन मौद्रिक नीति से रिलेटेड अगर हम उसका एवरेज देखें तो 2013 से आज 2024 तक लगभग 30 से लेकर 40 या 50 मानिए इतने क्वेश्चन पूछ लिए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
तो चलिए क्वेश्चंस मेकिंग की हमने बात कर ली है कि कैसे बनाता है, स्टैटिक इंपोनेंट होता है और करंट इंपोनेंट होता है। अब इसमें क्या है, इसमें जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उस टॉपिक का जो स्टैटिक पार्ट है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इन्वायरमेंट में क्या है कि स्टैटिक तो महत्वपूर्ण है ही, करंट भी महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए क्वेश्चंस मेकिंग पर हमने बात कर ली है, अब हम बात करेंगे सीधा सोर्स पर। सेकंड पॉइंट ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सोर्स में क्या है हमारा, अगर हम सोर्स रखना चाहें तो आपने जिन भी टीचर का क्लास नोट्स बनाया है, आप किसी भी टीचर से पढ़ें तो उनका क्लास नोट्स पढ़िए। सेकंड, अगर आप पूछें हमसे कोई बुक, तो इकोनॉमी के लिए स्पेसिफिक बुक कोई नहीं है अभी। तो हम आपसे बोल सकते थे कि रमेश सिंह पढ़ लीजिए, नहीं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं इन बुक से। और आपको ये भी देखना पड़ता है कि आप कितना इनपुट दे रहे हैं टाइम का, और आपको आउटपुट कितना मिल रहा है कंटेंट का। तो अगर इस एवरेज से देखें हम, तो आपका इनपुट 100% होता है और आपका जो आउटपुट है बुक से वो 10% या 20% मान लीजिए मैक्सिमम वो होता है। तो हम बुक का तो मना करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए एक चीज़ और है कि इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरो और इकोनॉमी के लिए, इको, इसके लिए तो हम क्लासेस लाएंगे और आपको नोट्स बनवाएंगे खुद से। इम्पोनेंट कुछ पीडीएफ होंगी तो आपको उपलब्धि करवा देंगे। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, जो पढ़ना होता है इसी को पढ़ा जाता है। इन इकोनॉमी के लिए आपके लिए नोट्स तैयार हो रहे हैं अभी भी, वो काफ़ी पहले से तैयार होना शुरू हो गए थे, लेकिन अभी भी तैयार हो रहे हैं और अभी तैयार होना जारी है। इसलिए सोर्स में हम देंगे आपको हिंदी मीडियम के लिए, तो वो सफिशियंट है। क्वेश्चंस अगर सभी कोचिंग्स के आ रहे हैं तो उस बुक में से भी आएंगे। और अगर आपने हमारी क्लासेस को फॉलो कर लिया, ऐसा नहीं है देखिए आप हमारी क्लासेस ही लीजिए तभी आपकी इकोनॉमी तैयार हो पाएगी, ऐसा नहीं है। जैसे हम आपको इस क्लास में बताएंगे उसके अकॉर्डिंग पढ़िए तो आपका वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। अगर क्लासेस ले रहे हैं तो अच्छी बात है। अब क्लासेस में क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस जो हमारे जो पीडीएफ देंगे हम आपको, जो नोट्स देंगे हम आपको खुद का यूपीएससी हिंदी वॉरियर का, उसमें से अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप उस बेसिक नॉलेज के आधार पर, कि आपको जो बेसिक नॉलेज पढ़ी थी आपने हमारे नोट्स से, उस बेसिक नॉलेज के आधार पर आप उस क्वेश्चन को सही कर देंगे बिल्कुल। अगर आपके 20 प्रश्न आते हैं इकोनॉमी से तो यकीन मानिए 15+ क्वेश्चन तो आप इससे ही सॉल्व कर देंगे। 4-5 क्वेश्चन का क्या होता है, तो डायरेक्ट या तो बहुत क्रिटिकल टर्म्स पूछ लेता है कि आपने पढ़ा ही नहीं हो। और वो क्रिटिकल टर्म्स कहाँ से आते हैं, ऐसा नहीं है कोई कोचिंग्स के नोट्स में मिल जाएगा, किसी कोचिंग के नोट्स में नहीं मिलेगा। अगर किसी कोचिंग का नोट्स में मिलता है तो आप देखेंगे कि वो कोचिंग का नोट्स ही आपका 500 से 700 पेज का है, जिसको इतना इतना पढ़ना और याद करना संभव नहीं होता है। तो हम छोटा सा नोट्स देंगे, शॉर्ट नोट्स देंगे, जितना हो सकेगा उतना, और आपका इनपुट के बराबर आउटपुट देने की कोशिश करेंगे सीधा सीधा। तो देखिए अब हम देखेंगे कि क्वेश्चंस जैसे जैसे अगर आप क्लास लेंगे तो आपको ये चीज़ पता लगेगा कि सिर्फ बुक को पढ़ने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। बुक को पढ़ने से नॉलेज मिलती है, उस नॉलेज के आधार पर कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली, और उसी कंटेंट को पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्टली सॉल्व होते हैं। तो देखिए होता क्या है, कई सारे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, वो इस कंटेंट को पढ़ लेते हैं, उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, हो गए आपके 10+ क्वेश्चन 20 में से। लेकिन जो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आए थे, जो कि डायरेक्ट किताब से नहीं आए थे, आपकी बुक से नहीं आए थे, आपके नोट से नहीं आए थे, वो क्वेश्चन उनके सही नहीं होते। तो वो सही कैसे होंगे, वो होंगे आपका टेम्परामेंट, और होगा आपकी जो एटीट्यूड है जो क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो क्या है। तो देखिए सोर्स में हम बात करेंगे, हम आपको एक नोट्स देंगे, वो प्रिंटेड नोट्स, आप खुद का नोट्स, अगर आपका कोई बुक पहले से पढ़ा हुआ है तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए खुद से बस। लेकिन बुक का तो हम पहले से वैसे मना ही करेंगे, कोई बुक पढ़िए मत। अगर आपको कोई नोट्स अच्छा ही लगता है तो आपको, अगर हम सजेस्ट ही करना चाहेंगे, तो पीडब्ल्यू नॉलेज की जो उड़ान सीरीज की है, उड़ान, उसको पढ़ लीजिए बस, ज़्यादा से ज़्यादा।
नहीं तो हमने जो नोट्स दिया है वो सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि उसमें से देखिए हम जब हम अपना नोट्स बनाते हैं तो लगभग 5 से 7 कोचिंग्स का नोट्स को और कंटेंट को इकट्ठा करते हैं, तो उसमें से जो महत्वपूर्ण है आपके लिए उसी को लाइन टू लाइन टॉपिक वाइज और पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए, करंट को ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाते हैं। तो आपको किसी दूसरी कोचिंग का नोट्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और आज मैं ये बोल रहा हूँ कि आज से आप या 2 या 3 साल बाद जब देखेंगे, तो ये नोट्स आपको हर स्टूडेंट के पास यही मिलेगा देखने को कि देखिए इकोनॉमी के लिए कुछ पढ़ना है तो यूपीएससी हिंदी वाइचर पर आपको नोट्स मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उस पीडीएफ को पढ़ लीजिए, बस उससे इकोनॉमी हो जाएगा। अब सोर्स में एक और बात रही कि बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे आपसे कि मृणाल सर के पढ़ लीजिए, मृणाल सर के नोट्स पढ़ लीजिए। देखिए मृणाल सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिक्कत वही है कि कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि याद करना लगभग संभव ही नहीं है। अब संभव ही नहीं है। अगर आप पढ़ भी लेंगे इसमें, आप 1000 से लेके 1200 तक के नोट्स को पढ़ भी लेंगे तो याद नहीं कर पाएंगे। आप शॉर्ट नोट्स ही बनाएंगे तो आपके 200 या 250 पेज के तो शॉर्ट नोट्स ही हो गए वो। तो इसको याद करना संभव नहीं है। आपका जो इनपुट है वो हो जाएगा 100%, आउटपुट हो जाएगा वो हो जाएगा 5%। यानी ओवरऑल आपका जो रिजल्ट है वो 5% से लेकर 10%। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो क्या मतलब आपका पढ़ने का। आपको कोई प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है, आपको एमए नहीं करना, पीएचडी नहीं करना इकोनॉमी में। तो बेसिक करंट अफेयर पढ़िए सोर्स में। और सोर्स में एक चीज़ और है मैगजीन को लेकर, मैगजीन को पढ़ते रहिए। अब मैगजीन में क्या पढ़ना है, मैगजीन में नए नए टर्म्स आते हैं वो इकोनॉमिक से लगभग जो शब्दावलियाँ आती हैं वो पढ़नी है आपको वो। और अगर मैगजीन में कोई रिलेटेड टॉपिक आता है जैसे मुद्रास्फीति, तो जाइए अपने नोट्स को में से और मुद्रास्फीति को अच्छे से पढ़ लीजिए, मुद्रास्फीति के सभी कॉन्सेप्ट। तो देखिए सोर्स की बात हो गई यहाँ पे खत्म। अब बात करते हैं करंट प्लस स्टैटिक की। जैसे कि हमने क्वेश्चन मेकिंग में बात की थी, करंट में देखिए हमको मैगजीन फॉलो करना है। हम थोड़ा डिटेल बात करते हैं इस पर। तो देखिए मैगजीन में मान लीजिए कोई रिलेटेड, जैसे देखिए आप अगर 2021 से देखेंगे, 21 से लेके 24 तक देखेंगे, तो आप देखेंगे हर साल 4 से 5 क्वेश्चन, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन इकोनॉमी से संबंधित होते हैं। उसमें शब्दावली पूछी जाती है कोई भी, और पूछा जाता है ये क्या है सीधा सीधा। अब वो होती है इकोनॉमी से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड हो सकती है, मुद्रास्फीति नीतियाँ होती हैं उससे रिलेटेड हो सकती है, मौद्रिक नीति होती है उससे रिलेटेड हो सकती है। तो कई प्रकार से शब्दावलियाँ यूज़ होती हैं। जैसे नया सिस्टम आया, जैसे रुपए में है, आपका यूपीआई से रिलेटेड कोई भी टर्म है वो, रुपए का मुद्री अंतर्राष्ट्रीयकरण अभी करंट अफेयर में था, कब था ये, जून में। तो इससे संबंधित कौन सी शब्दावलियाँ हैं वो। तो क्या कीजिए आप शब्दावली की एक नोट्स बनाते जाइए साथ साथ में। बाकी इकोनॉमी में इतना करंट अफेयर होता ही नहीं है जितना इसका फॉर्मो बनाया गया है, मतलब इतना डर बनाया गया है इसका ज़्यादा से ज़्यादा कि इकोनॉमी के लिए करंट अफेयर्स बहुत पढ़ना है। एक बात ध्यान से सुनिए, मेरी मूल मंत्र सुनिए, करंट यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स के लिए पागल मत हो जाइए बस। क्योंकि स्टूडेंट्स इतना करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इतना चिल्लाते हैं कि चारों तरफ कि करंट अफेयर्स कैसे करें, करंट अफेयर्स कैसे करने हैं, किसकी क्लासेस ले रहे हैं, 12 घंटे की क्लासेस ले रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। इतना नहीं पढ़ना होता है। हमने आपसे सीधा बोला है कि सिर्फ मैगजीन पढ़िए, अगर संभव है तो न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। नहीं तो आप अगर मैगजीन ही पढ़ रहे हैं तो बस ध्यान से उसे पढ़ते रहिए। स्टूडेंट्स करते क्या हैं, 10 टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, उसमें डेली जो न्यूज़ आ रही हैं उसमें से 2 या 3 चैनल को वो फॉलो करते हैं। एक दिन इस चैनल को, दूसरे दिन इस चैनल को, भटकाव बना रहता है और वो भटकाव आपके रिजल्ट में दिखता है। सीधा सीधा आप फिर हिसाब लगाएंगे कि 2026 में एग्ज़ाम देना है। अब जब 2026 का एग्ज़ाम निकल जाएगा फिर बोलेंगे 2027 में अच्छे से एग्ज़ाम देंगे, अब की और वो गलतियाँ नहीं करेंगे। तो सुधर जाइए, अभी से वो गलतियाँ करना छोड़ दीजिए। करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ एक ही सोर्स है, मंथली मैगजीन पढ़ लीजिए। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो अभी आपके पास टाइम है, ये 2 महीने कौन से, जनवरी और फरवरी, फास्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए। लगभग 2 घंटे पढ़िए। अगर आप फास्ट भी पढ़ेंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, तो लगभग आप 3 या 4 महीने की मैगजीन तो खत्म कर सकते हैं। अगर आपकी खत्म नहीं होती हैं तो हम क्लासेस वाइज, जैसे देखिए हमने आपको क्या बोला कि इन्वायरमेंट की क्लास लाएंगे तो उसमें करंट अफेयर्स तो हमारा इंक्लूड रहेगा ही।
इससे ज़्यादा करंट अफेयर आपको पढ़ना ही नहीं है। आप अगर छोड़ना चाहें एनवायरनमेंट को तो आप छोड़ सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी जो है वो हमारी। रही इकोनॉमी की बात, इकोनॉमी के करंट की जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर हमने इकोनॉमी आपको पढ़ाया तो सभी करंट अफेयर्स की न्यूज़, सभी टर्म्स और सभी कॉन्सेप्ट्स, सभी की जिम्मेदारी हमारी है कि अगर मैगजीन में आया है तो हमारी क्लासेस से बाहर नहीं जाएगा। बाकी बचे सब्जेक्ट कोशिश हम ही करेंगे आपको पढ़ाने की। अगर नहीं पढ़ा सके तो आप मैगजीन से खुद से नोट्स बना लीजिए, बस सिर्फ इतना कर लीजिए करंट अफेयर्स के लिए बस। तो करंट अफेयर्स के लिए इतना पढ़ना है। और स्टैटिक पार्ट जैसे हमने बताया कि मैगजीन में कोई भी संबंधित रिलेटेड या कुछ आता है तो सबसे पहले अपना स्टैटिक पोर्शन बहुत तैयार होना चाहिए इकोनॉमी में। अगर इकोनॉमी में आपकी मौद्रिक नीति से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, अगर आप इसी में कंफ्यूजन में हैं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, अगर आपको बीओपी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो ही क्लैरिटी नहीं है तो यकीन मानिए कि इकोनॉमी में तो आपका कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कोशिश कीजिए इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की। और देखिए कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होना बहुत महत्व रखते हैं प्रीलिम्स के नज़रिए से। वो क्या है? एक तो आपका इकोनॉमी है, एक आपका इन्वायरमेंट है, एक आपका ज्योग्राफी, एक आपका पॉलिटी, और अब इसमें मान सकते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स होते हैं। देखिए देखिए हिस्ट्री वास्ट सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है, विस्तृत विषय है, एक विस्तृत विषय है। तो उसको भी हमको एक रणनीति के तहत पढ़ना होता है। तो उस रणनीति पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपके जो पिलर्स हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के वो यही सब्जेक्ट है। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, बाकी हम बोलेंगे आपको कि लिख लीजिए आप एक बार कि आप ये पिलर्स हैं इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री। अब बात रही साइंस एंड टेक, आईआर और जो पॉलिसीज हैं वो, और अदर क्वेश्चन जहाँ से भी आते हैं वो क्वेश्चंस, उन पर अभी हमको ध्यान नहीं देना है। वो हम आगे बात करेंगे अगली क्लासेस में कि इनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे तैयार करना है इन सब्जेक्ट्स को। तो स्टैटिक का आपको बता दिया कि कैसे पढ़ना है। स्टैटिक आपने जो सब्जेक्ट में जो पढ़ा है वो, अगर आपका इकोनॉमी कमज़ोर है तो क्लासेस हम लाने वाले हैं, उनको सब ध्यान से पढ़ लीजिए। आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की जिम्मेदारी हमारी है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं हुई तो आप सीधा मैसेज कीजिए हमको टेलीग्राम पर, या सीधा मैसेज कीजिए यूट्यूब कमेंट पर। हम डायरेक्ट आपके मैसेज देखते हैं और फिर आपको जवाब देंगे हम जैसे ही। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में कोई समस्या आती है हमारे पढ़ाने के बाद भी, तो संभव होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में आपकी जो जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर देंगे, डाउट होगा उसको दूर कर देंगे। अगर वैसा भी संभव नहीं होगा तो आप सीधा हमको टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, एडमिन सर हैं हमारे, वो आपके जो डाउट है उसको पूरा कर देंगे या दूर कर देंगे सीधा सीधा। तो करंट स्टैटिक को कैसे पढ़ना है, मैगजीन और अपना नोट्स, और बाकी हमारी जो क्लासेस आने वाली हैं उनको फॉलो कर लीजिए तो इकोनॉमी की टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब बात रही पीवाईक्यू थीम की। अब पीवाईक्यू थीम्स हम आपको अभी आगे बताएंगे कि पीवाईक्यू थीम्स कौन कौन सी हैं। अब पीवाईक्यू थीम्स में होता क्या है, इकोनॉमी में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि टॉपिक सबको पता है लेकिन क्वेश्चन किसी सॉल्व नहीं हो रहे हैं। अब आपको थोड़ी बहुत हंसी भी आ रही होगी इस चीज़ को लेकर, टॉपिक पता है फिर क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहे। क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं हो रहे क्योंकि भटकाव, वही बात हिंदी मीडियम में भटकाव बहुत ज़्यादा है। बच्चे भाग रहे हैं इधर उधर, अंधी दौड़ है यहाँ पर, इधर उधर। पढ़ना सिर्फ इतना था, बच्चे भाग रहे हैं इधर 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 इधर, बल्कि वो मूलभूत जो मुद्दे थे उनसे दूर हो गए सिर्फ। पीवाई की थीम्स में अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि मैं मुद्रास्फीति टॉपिक पढ़ूंगा तो मेरे लिए हर एक साल, एवरी ईयर, या हो सकता है 1 या 2 साल छूट भी जाए तो 1 या 2 क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है आने का। सेकंड, अगर आप शेयर मार्केट से देखेंगे, या शेयर मार्केट छोड़िए, अब वित्तीय संस्थान जैसे में AIB है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है जो AIB, वो है, सेवी है। तीसरा टॉपिक हो गया आपका कौन सा, मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति। और कभी कभी इकोनॉमी में इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे तब भी बच्चों सॉल्व क्यों नहीं हुए, क्योंकि बच्चे भागे थे करंट अफेयर्स के पीछे। उनको पता ही नहीं था कि करंट अफेयर्स पढ़ना कैसे था। करंट अफेयर्स के पीछे वो अंधाधुंध भागे, करंट अफेयर्स को रट लिया कि इतने % GDP हो गई है,
इतने परसेंट निर्यात किया हमने, 3.2% किया है, इतने इतने का घाटा हुआ। इत ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार इतनी परसेंट गरीबी है, इतनी परसेंट असमानता है। सब कुछ रट लिया, क्वेश्चन सीधा आ गया कि रेपो रेट को अप्लाइड कैसे करते हैं। रेपो रेट कि अगर मैं बैंक से इतनी कोई 10,000 रुपये ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से दीजिए इस पे, कि 10,000 रुपये अगर बैंक से निकाले हैं तो प्रभाव क्या पड़ेगा इकोनॉमी पर। ये क्वेश्चन पूछ लिया, बच्चे रटने में लगे हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, बच्चे फेल। देखिए सीधा बात करते हैं हम, सीधी बात करेंगे तो फायदा आपका ही है। तो पीवाई को थीम्स को कैसे करना है, हम आपको पीवाई को थीम्स के साथ ही बताएंगे अभी। अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को लेकर। देखिए इकोनॉमी में जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो जो आपकी जो डर है वो होना जायज़ है। कॉन्सेप्ट मतलब अगर आप टॉपिक पढ़ते हैं कौन सा जीडीपी, तो आप में इकोनॉमी के सब्जेक्ट में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप जीडीपी को या नेशनल इनकम को आप किसी भी दूसरे स्टूडेंट को पढ़ा सकें सीधा सीधा। अगर आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप एग्ज़ाम की जो डिमांड है उसके लिए तैयार है ही नहीं है, अभी तैयार है ही नहीं। तो कॉन्सेप्ट आप कैसे पता लगाएं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी है, वो यही तरीका है। ब्लैंक पेज लीजिए, जैसे हमने आपको बताया था कि एक्टिव रिकॉल, उसी को आप कॉन्सेप्ट चेक करने में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, आपने पढ़ा है जीडीपी, तो जीडीपी को आप दूसरे को समझाते हुए बोलिए। आपके पास कोई नहीं है तो अकेले में अपनी टेबल पर बैठिए और दूसरे को समझाइए कि जीडीपी क्या होता है। समझा पा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है, इकोनॉमी में आपको समस्या नहीं होने वाली है। अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो समस्या वाली बात है, उसको अच्छे से पढ़िए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में अगर आपको ये समस्या आ रही है कि सर मैंने क्लासेस ले ली हैं, ध्यान दीजिए इस बात को, क्लासेस आपने ले ली हैं फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, या कॉन्सेप्ट जो क्लैरिटी है वो नहीं है, तो देखिए इसमें दो समस्याएं हो सकती हैं। जो कि हमने बेसिक समस्या देखी है अभी जो 2 या 3 साल से जो हुआ है, वो है डिजिटल पढ़ाई। जब भी हम क्लास लेते हैं एक चीज़ आप देखेंगे कि हमारा माइंड डाइवर्ट बहुत होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम क्लास लेते समय 20 से 25 मिनट बाद हमने ध्यान दिया कि क्लास 20 से 25 मिनट आगे निकल गई, और इस 20 से 25 मिनट का हमको एक शब्द भी नहीं पता कि सर ने क्या पढ़ा दिया। हमने फिर क्लास को पीछे किया तो हम 2 घंटे की क्लास ले रहे हैं 3 घंटे में। हमारा माइंड एक जगह नहीं था, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमको हुई नहीं, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट हम आधा समझ चुके थे हमारा माइंड चला गया और कहीं, तो वो आधा कॉन्सेप्ट जो लास्ट का था वो खराब हो गया। अब क्या होता है, जब आप उसको दोबारा पढ़ेंगे तो माइंड क्या करता है, माइंड ये बोलेगा स्टार्टिंग में ये तो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा ही है, तो वो हल्के में ले लेता है, इजी वे में लेता है। वो इजी वे में लेगा तो क्या होगा, तो आपका माइंड फ्री हो जाता है, वो ज़्यादा सीरियसनेस नहीं लाता पढ़ने के टाइम पर उस कॉन्सेप्ट को रिलेटेड। ये थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात पर। मैं भी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ कि आपका माइंड वर्क कैसे करता है। अब इजी वे में ले लेगा तो क्या होगा, आप जितनी बार भी उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो वो आपको याद होगा ही नहीं, या आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही नहीं। तो उसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, या तो आप एक क्लासेस लीजिए, सर्च कीजिए उसी टॉपिक या उसी कॉन्सेप्ट रिलेटेड, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, जो टीचर आपको अच्छा लगे उससे पढ़ लीजिए। अगर आपको लगा इकोनॉमी में सभी ज़्यादा मतलब 70% आपको इकोनॉमी समझ में ही नहीं आई, तो जल्द से जल्द हम क्लासेस लाएंगे, सिर्फ उनको फॉलो कर लीजिए। जो 70% आपकी जो प्रॉब्लम्स है, 100% में से आपकी जो 30% जो प्रॉब्लम्स थी वो पहले सॉल्व हो गई थी जब आपने पहली बार क्लासेस ली थी। उन 70% में से 60% प्रॉब्लम्स होंगी वो हम सॉल्व कर देंगे। हमारी क्लास में यूनिक क्या होगा कि सब टीचर्स हैं जो मेंटर्स हैं वो सिर्फ पढ़ाते हैं, हम आपको पढ़ाएंगे, उसके साथ एक चीज़ सिखाएंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे। अगर आपने पढ़ा, आपका जो कम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो भी हो गया, फिर भी आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का हम 0% फ़ायदा उठा पा रहे हैं, या वो कॉन्सेप्ट हमारे कोई मतलब का है ही नहीं।
कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कैसे करना है? सबसे पहले जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो एग्जाम्पल के साथ पढ़िए। आप जीडीपी पढ़ते हैं या मुद्रास्फीति पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं, एफडीआई पढ़ते हैं, तो हर एक के साथ एक एग्जाम्पल जॉइंट करने की कोशिश कीजिए एक बार। एग्जाम्पल कैसे कि मान लीजिए आप खुद से बनाइए एग्जाम्पल। कैसे? आपको पता है एफडीआई आएगा तो भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। मान लीजिए एक इन्वेस्टर आता है, वो इतना एफडीआई या एक कंपनी वो इतना एफडीआई देती है या इतना एफडीआई करती है वो, तो वो भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। अगर उसने वापस ले लिया तो क्या क्या नियम है, चालू खाता क्या है, पूंजी खाता क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर कैसे होंगे? आप उसको अच्छे से पढ़िए। अगर समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सिर्फ थोड़ा सा। हम आपको एक एक टॉपिक को लेकर क्लासेस को लाइन दें। अब इसमें हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा होगा? जैसे हमने आपको बताया था एनवायरनमेंट को लेकर, हमारा पढ़ाने का तरीका क्या होगा एनवायरनमेंट में? उसमें होगा कि हम किसी भी करंट न्यूज़ को उठाते हैं, उससे रिलेटेड जो भी कोर एरिया है, कोर एरिया थीम्स में क्या होगा, करंट की थीम्स और पीवाईक्यू थीम्स, पीवाईक्यू और करंट की थीम्स, स्टैटिक पार्ट ऐसे उठाते हैं कि हम करंट न्यूज़ उठाएंगे। लेकिन जैसे हमने आपको पहले बताया था कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है। तो हम जब आपको इकोनॉमी पढ़ाएंगे तो वो कैसे पढ़ाएंगे? जैसे कि सीधे टीचर्स पढ़ाते हैं, टीचर्स और हमारे जो क्लासेस में उसमें अंतर क्या होगा वो भी देखते हैं। हम आपको स्टार्ट करेंगे कहाँ से? जीडीपी, यानी आप सीधे सीधा नेशनल इनकम से। फिर टॉपिक वाइज हम आपका लास्ट टॉपिक पढ़ा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा जो शब्दावलियां हैं वो लिखवाएंगे आपको। फिर क्या करेंगे? हम टॉपिक वाइज ही आपको पीवाईक्यू सॉल्व करवाएंगे। पीवाईक्यू सॉल्व करवाने के साथ ही हम एलिमिनेशन टेक्निक्स बताएंगे आपको कि किस क्वेश्चन में कौन सी एलिमिनेशन टेक्निक लग रही थी। अगर आपको नॉलेज कम भी थी तो वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो सकता था या हो जाएगा सीधा। अगर हमने नेशनल इनकम पढ़ा है तो हम उसको अप्लाई करके बताएंगे कि नेशनल इनकम आपने पढ़ लिया है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। थोड़े बहुत हम खुद से क्वेश्चन जो प्रेडिक्ट करते हैं कि क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे भी बना सकता है, तो वैसे क्वेश्चन हम आपको बनाएंगे और आपसे सॉल्व करवाएंगे सीधा सीधा। तो हमारा पढ़ाने का तरीका ये होगा टॉपिक वाइज। अगर हमने फर्स्ट से लेकर 15 टॉपिक आपको पढ़ाए तो यकीन मानिए 15 में से 100% आपको अगर पढ़ाया है तो आपका 90% जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है उसकी गारंटी हम लेते हैं। ये आपका बिल्कुल पक्का है, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या होगा, हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ाएंगे। जैसे हम आपको पढ़ाएंगे अगर चालू खाता, तो हम आपको छोटे लेवल पर पढ़ाएंगे। जैसे कैसे? हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, उससे कुछ सामान लेते हैं या उससे बोलते हैं कि भाई थोड़ा इन्वेस्टमेंट हमसे भी ले लो और अपनी दुकान में कुछ हिस्सेदारी दे दो। अगर हम आपको शेयर मार्केट पढ़ाएंगे तो उसमें भी हम ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे कि मैंने एक दुकान खोली, उसमें मुझे कुछ शेयर चाहिए थे, तो शेयर कितने प्रकार से मैं शेयर मार्केट में डाल सकता हूँ या शेयर मार्केट से पैसा उठा सकता हूँ। छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ हम बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे, और इकोनॉमी को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। तो हमने बात कर ली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की कि हम क्लासेस को कैसे लेने वाले हैं, और अगर आप खुद से भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो कैसे आपको पढ़ना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट खुद से समझ में नहीं आया है तो सीधा सा उसका यूट्यूब पर एक 5 से लेकर 7 मिनट तक एक वीडियो देखिए अच्छे से, टीचर का किसी का भी। और संभव हो तो एक चीज़ याद रखिए, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, और साइंस एंड टेक, इनमें हिंदी शब्दावली तो लिखिए ही, साथ में इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है वो भी लिखिए। जैसे जरूरी नहीं कि आप मुद्रास्फीति ही पढ़ें, इन्फ्लेशन भी पढ़िए। बैलेंस अगर आप पढ़ते हैं कि भुगतान संतुलन, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़िए। हो सकता है आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी है लेकिन आपने सिर्फ हिंदी में पढ़ा था, और टर्मिनोलॉजी यूपीएससी की इतनी टफ आ गई, क्योंकि जो हर साल होता है ये 3 या 4 क्वेश्चंस के साथ, तो वो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाया और आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया। वो हुआ क्या, आप +1 मार्क्स या कुछ पॉइंट मार्क्स से फेल हो गए प्रीलिम्स में, तो समस्या वहाँ बहुत बड़ी हो जाती है। आपका जो एक अंक है ये आपका 1 साल ख़त्म कर देता है।
एक स्टूडेंट ही जान सकता है इस चीज़ को कि एक साल कितना महत्वपूर्ण होता है उसके लिए। वो उसने हर एक मौसम को कैसे निकाला। वो सर्दियों में पढ़ा, विंटर सीजन में, वो गर्मियों में पढ़ा, वो बरसात में पढ़ा। हर समय अलग-अलग स्थिति थी। चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, चाहे कैसी स्थिति हो, अलग-अलग स्थिति थी। एक साल उसने बहुत झेला, बहुत सारी मेहनत की। लेकिन ओवरऑल जब वो आया तो उसका जो रिज़ल्ट रहा, वही फिज़िक्स के नियम के तहत वो लौट कर वहीं आया। तो उसका वो जो रिज़ल्ट रहा वो 0 रहा। क्योंकि सभी लोग बोलेंगे कि मेहनत में कमी थी। जबकि स्टूडेंट को पता है कि उसकी मेहनत में कमी नहीं थी। उसकी छोटी-सी गलती कि उसने इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ पाई थी, इसलिए उसका क्वेश्चन गलत हो गया और वो प्रीलिम्स में फेल कर गया। और उसी स्टूडेंट की बात ये थी कि अगर उसका प्रीलिम्स हो जाता तो उसका मेंस इतना अच्छा था, उसने हिंदी आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से की हुई थी, तो उसका मेंस की संभावना बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वही बात है कि छोटी-सी गलती आपका 1 साल खत्म कर सकती है। तो चलिए हम अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, उसपे देखेंगे हम पीवाईक्यू की कौन-कौन सी थीम्स हैं, उससे रिलेटेड कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है 2025 में। सबसे पहला टॉपिक आपका साथ-साथ में लिखते जाइए। देखिए, हम लिखवाते हैं तो आपको थोड़ा डिटेल लिखवाते हैं। अगर हम आपको पीपीटी आपको उपलब्ध करवा देंगे पीडीएफ फॉर्म में, तो सिर्फ़ आपको यही मिलेगा। लेकिन जब आप खुद से लिखते हैं, तब हम आपको जो बोलते जाते हैं, वो भी लिखते हैं। और जो हम आपको बोल रहे हैं साथ-साथ में, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप सीधा पीडीएफ से पढ़ेंगे, तो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी इस टॉपिक पर। तो देखिए, इम्पोर्टेंट है गरीबी। गरीबी से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, तो 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2013 से लेके अभी तक। अब क्वेश्चंस पूछता कैसे हो, कैसे पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहले तो गरीबी की अवधारणा क्या है? गरीबी की अवधारणा क्या है? सबसे पहले अवधारणा पढ़िए। हो सकता है 2025 में क्वेश्चन यही आ जाए कि गरीबी को जस्टिफाइड करने वाले स्टेटमेंट में से कौन-सा स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा सही है? गरीबी में गरीबी की रेखा लाइन क्या है? पॉवर्टी लाइन क्या है? इसमें अपर कौन है और लोअर कौन है? इसमें एक चीज़ और है, गरीबी से रिलेटेड जो भी समितियों की वो की गई, अभी तक स्थापना की गई या समितियों का गठन किया गया, उन समितियों ने क्या-क्या सिफारिश की? गरीबी का मापन गरीबी का मापन कैसे किया जाता है? कैलोरी के आधार पर किसने कहा था? आय के आधार पर किसने कहा था? वर्तमान में कोई समिति है क्या करंट अफेयर में? उसको पढ़ लीजिए, उसकी सिफारिश को पढ़ लीजिए। वर्तमान में कितनी गरीबी है? इसमें सिर्फ देश के अकॉर्डिंग तो देखेंगे हम। अब इसमें देखेंगे हम ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण शहरी में भी अंतर होता है। अब एक मिनट रुकिए। ठीक। हाँ, ग्रामीण और शहरी के अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो गरीबी टॉपिक आपका तैयार हो गया। अब सेकंड है बेरोजगारी। बेरोजगारी से रिलेटेड कोई आपका इंडेक्स आया अभी हाल ही में, उसको देख लीजिए कितने परसेंट गरीबी है। बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, वो देख लीजिए एक बार। अब बेरोजगारी में कितने प्रकार की होती है? अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्टैटिक पार्ट का। तो इसमें जो भी 5 से 6 प्रकार की बेरोजगारी होती है, उसको अच्छे से पढ़िए। अगर किसी समिति ने किसी नई प्रकार की बेरोजगारी को बताया कि ये भी बेरोजगारी होती है, कि संरचनात्मक बेरोजगारी तो देखिए पहले से है। किसी ने नई शब्दावली बताई है किसी चीज़ को लेकर कि देखिए अगर ऐसी बेरोजगारी होगी तो उसको ये नाम देंगे। तो उस करंट अफेयर में से उस पार्ट को उठाइए और अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए बस। तो बेरोजगारी से आपको सिर्फ क्या पढ़ना है? नया इंडेक्स आया है, उस इंडेक्स ने गरीबी के बारे में क्या-क्या बताया, कुछ पॉइंट्स को देखना है। बेरोजगारी किसे कहते हैं? किस समिति ने इसके बारे में इसकी परिभाषा को क्या बताया वो पढ़ना है और इसके प्रकार क्या-क्या हैं ये पढ़ना है बस। अब है असमानता। इसमें ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़िए, सीधा-सीधा ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़िए, कितने परसेंट असमानता है। इसमें आप कर्व पढ़ सकते हैं, लॉरेंट वक्र हैं, बहुत सारे वक्र होते हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा आपको, वो पढ़ लीजिए।
बस सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अब असमानता बेरोजगारी में कितनी है, गरीबी में कितनी है, इसको लिंक करके पढ़ना है। हम आपको क्लास जब लाएंगे तब आपको बता देंगे इसके बारे में। पीडीएस, पीडीएस की शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले ये क्या है, क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि है क्या, क्या है, कब शुरुआत हुई थी, कब, क्यों की थी, पीडीएस में क्या क्या मिलता है। सबसे पहले महत्वपूर्ण है ये, जब अनाज मिलता है तो क्या क्या मिलता है, कितना मिलता है, ये भी महत्वपूर्ण है। और पीडीएस देने के लिए कौन कौन जिम्मेदार होते हैं, सेंट्रल पर कितनी जिम्मेदारी होती है और स्टेट गवर्नमेंट पर कितनी जिम्मेदारी होती है। पीडीएस के लिए जो खाद्यान्न का जो अधिग्रहण है वो किस प्रकार किया जाता है, अधिग्रहण कैसे किया जाता है, उनकी जो आपने देखा होगा जो सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की जो दुकान है उनको कैसे अलॉट किया जाता है, दुकान कैसे बनाए जाते हैं, किसको वो दिया जाता है कि आप इसको काम को संभालिए, किस आधार पर, ये देखिए। अब है सब्सिडी, सब्सिडी में देखिए सब्सिडी तो सीधा सीधा एक तो एलपीजी पर, सेकंड कृषि संबंधित उर्वरक, उर्वरक सब्सिडी अभी सितंबर और अक्टूबर में न्यूज़ में थी, तो इसको अच्छे से लीजिए उर्वरक सब्सिडी क्या होती है। सब्सिडी में इसका बॉक्सिफिकेशन क्या किया गया है, बॉक्सिफिकेशन क्या है इसका, एम्बर बॉक्स, वाइट बॉक्स, ब्लू बॉक्स, रेड बॉक्स, वाइट बॉक्स। अब ये बॉक्सिफिकेशन क्या क्या है, सब्सिडी को ऐसे पढ़िए, कितने % दिया जा सकता है, किस किस आधार पर दिया जा सकता है, ये पढ़ना। WTO से रिलेटेड कौन कौन से मुद्दे हैं वो पढ़ना है। अब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कुछ कृषि संबंधित है, कैसे, जैसे अब देखिए कृषि टॉपिक है, ये कृषि टॉपिक आपका इन्वायरमेंट में भी आएगा और कॉन्सेप्ट भी लगभग बहुत सारे सेम ही होंगे। जैसे किसी फसल के बारे में पूछ लिया, मान लीजिए धान के बारे में, धान की प्रवृत्ति क्या है, ये खरीफ फसल है या रबी फसल है। गेहूं के बारे में पूछ लिया कि रबी फसल है या खरीफ फसल है। अब इसके बारे में क्या सब्सिडी दी जाती है, क्या सब्सिडी में क्या क्या आता है। अब सब्सिडी किस किस को दी जाती है, कौन सी 22 या 23 फसलें हैं, किस किस को सब्सिडी दी जाती है, कौन सी वाणिज्यिक हैं, कौन सी खरीफ फसलें, कौन सी रबी फसलें हैं। कृषि से संबंधित टॉपिक इंपोर्टेंट हो जाता है। अब सेकंड है एलिमिनेशन टैक्टिक की बात। हम आपको अभी क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे कि कम नॉलेज होने के बाद भी, कि आपको उस टॉपिक रिलेटेड कम नॉलेज थी फिर भी आपने एलिमिनेशन टैक्टिक्स के दम पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके कब सॉल्व होंगे, 2025 का जब प्रीलिम्स दे रहे होंगे उस एग्जाम टाइम पर, जब आप इकोनॉमी या किसी भी अदर सब्जेक्ट के जब क्वेश्चंस देखेंगे तब आपको महसूस होगा कि हाँ एलिमिनेशन टेक्निक काम कर रही है। या लेकिन उस चीज़ को तैयार करने के लिए आपको करना क्या होगा, 2013 से लेके 2024 तक के सभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होंगे। आप करेंगे क्या, सभी को प्रिंट कराइए, प्रिंट फॉर्म में। हम जब आपकी एलिमिनेशन टेक्निक्स की क्लास ले लेंगे सभी, तब हम आपसे बोलेंगे 2013 से लेके 2024 तक के सभी पेपर सॉल्व कीजिए, नॉलेज के दम पर भी और एलिमिनेशन टेक्निक्स के दम पर भी। तो आप देखेंगे कि एलिमिनेशन टेक्निक कैसे काम करती है और 2025 में ये कैसे काम करेगी। अब थर्ड है बैंकिंग कॉन्सेप्ट। बैंकिंग से रिलेटेड हर साल 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बैंकिंग, बैंक कितने प्रकार, सबसे पहले बैंकिंग का क्या कार्य क्या होता है, सबसे पहले कौन कौन सी बैंक की शुरुआत कब कब की गई, ब्रिटिश टाइम पर कौन कौन सी बैंक की स्थापना की गई, फिर भारत में क्या क्या किए गए, राष्ट्रीयकरण किया गया, किस किस बैंकों का किया गया, ये इसका जो कोर एरिया कॉन्सेप्ट है वो। अब कितने प्रकार की बैंक होती हैं, अनुसूचित बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंक हैं, और भी जिला सहकारी समितियां बैंक, इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। बैंकिंग क्या करते, बैंकिंग में वही बात है कि रेपो रेट। अब सावधि खाता, सावधि खाता, जमा खाता, अब ये टर्मिनोलॉजी ही है। आपसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन पूछा भी जा चुके हैं इस टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड, यूपीएससी पीवाईक्यू में अगर आप देखेंगे वो, तो इसका कॉन्सेप्ट, इसकी टर्मिनोलॉजी और इसके कार्य, बैंकिंग के कार्य और हर एक बैंक की प्रवृत्ति, हर एक बैंक की प्रवृत्ति। और एक और पॉइंट लिख लीजिए, एनबीएफसी, एनबीएफसी लिखिए, एनबीएफसी वो
और इन बैंकों में आपस में क्या अंतर होता है? वाणिज्यिक बैंक और अनुसूचित जो बैंकें होती हैं उनमें अंतर क्या होता है? ट्रिपल पी मॉडल क्या होता है बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड? अब है आपका आरबीआई। आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक साल 2 या 3 क्वेश्चन मानकर चलिए। एक साल ऐसा हुआ था यूपीएससी में कि इससे रिलेटेड 7 से 8 क्वेश्चन पूछे थे इकोनॉमी में, सिर्फ मौद्रिक नीति से रिलेटेड ही। तो आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आरबीआई की क्या कार्य है, इसको बैंकों का बैंकर कैसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो क्या हैं, और मौद्रिक नीति में क्या क्या कारण होते हैं, कैसे बैंकों धन की जो निकासी होती है वो कैसे होती है, सार्वजनिक वित्त का यूज कैसे होता है, राजस्व आदि। आपका फोर्थ है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और कॉन्सेप्ट। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्वेश्चन कैसे 2023 और 24 का क्वेश्चन देखेंगे तब क्या पूछता है वो, अगर अमेरिका अपनी बैंकों में कुछ या अपनी मौद्रिक नीति में कुछ अंतर या परिवर्तन करता है तो उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, सीधे सीधा ऐसे पढ़ना है। तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब सीधा ये नहीं है कि आप इंटरनेशनल इकोनॉमी आपको पूरा पढ़ना है कि अमेरिका की इकोनॉमी कैसे चलती है, चाइना की इकोनॉमी कैसे चलती है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आपकी तभी तैयार हो जाती है जब आप इकोनॉमी के अदर टॉपिक पढ़ते हैं। और यकीन मानिए अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट है ही नहीं यूपीएससी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन भले ही आते हैं लेकिन क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में आधिकारिक जो रिजर्व खाता होता है वो क्या होता है, चालू खाते में क्या क्या आता है, पूंजी खाते में क्या क्या आता है, और ये काम कैसे करता है। चालू खाता परिवर्तनीय कितनी है, पूंजी खाते में परिवर्तनीयता कितनी है, इससे रिलेटेड कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया था वो साथ साथ में लिखते हैं। ये अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो इस क्लास का आपके लिए कोई मतलब नहीं निकलेगा साथ साथ में। आपका नेक्स्ट है शेयर बाजार स्टॉक मार्केट। हर साल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें एक ही क्वेश्चन है कि शेयर बाजार से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी जब आपको इकोनॉमी पढ़ाएंगे तो एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक टर्म्स को आपको बताएंगे और वो भी समझाकर इजी वे में और उदाहरण सहित। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अब है एफडीआई एफपीआई, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही भाग होता है सीधा सीधा। अब है क्षेत्र का अर्थव्यवस्था। आप सभी को ये टॉपिक बहुत आसान लगता होगा कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक में कृषि, द्वितीय में विनिर्माण, तृतीय में सेवा क्षेत्र। लेकिन जब यूपीएससी इसका क्वेश्चन बनाती है तो दिमाग घुमा देती है एक बार में। अगर किसी का कॉन्सेप्ट बेसिक रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं है इसका कॉन्सेप्ट तो वो क्वेश्चन गलत करके ही आता है इसका। क्षेत्र अर्थव्यवस्था से उसने लगभग 5 से 7 बार क्वेश्चन पूछा है, और जितनी बार भी पूछा है अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा है कि अच्छे से अच्छे स्टूडेंट भी क्वेश्चन को गलत करके आए हैं। 2024 में क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट, 70% स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को गलत करके आए हैं। यकीन मानिए जिन्होंने एग्जाम दिया है उनसे पूछ लीजिए एक बार। तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे तैयार किया जाएगा ये हम क्लासेस में पढ़ेंगे अपने। संगठन, अब वित्तीय संगठन, अब संगठन में क्या क्या पढ़ना है, एक तो भारत के स्तर पर, भारतीय स्तर पर, और एक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से संस्थान है। अब भारत के स्तर पर क्या क्या पढ़ना है, सेबी पढ़ना है, और भी कई प्राधिकरण हैं। अब कौन सा, वित्त आयोग पढ़ना है, हाँ वित्त आयोग, जीएसटी काउंसिल, टैक्स डिपार्टमेंट कौन कौन सा होता है, आपका फाइनेंस मिनिस्टर कैसे काम करते हैं, इसके जो अदर मिनिस्टर वो कैसे काम करते हैं वो, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करना है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण क्या है, 2 प्रकार से है। ऐसे संगठन जिसके किसी कार्य को करने से लगभग संपूर्ण जो विश्व है वो प्रभावित होता हो, जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ आदि। और सेकंड, जिसका भारत हिस्सेदार हो, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी यूपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत के हिस्सा कैसे, जैसे
एसीआई बैंक है, अदर बैंक हैं, ओआईसी का सदस्य है क्या भारत, नहीं है। मतलब पढ़ना है आपको, है या नहीं है। अदर भी और भी चीज़ें हैं, कौन कौन से संगठन हैं, वित्तीय संगठन जिसका भारत भाग भाग लेता है और उसका सदस्य है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। पंचवर्षीय योजना। अब आप बोलेंगे कि सर पंचवर्षीय योजना तो पहले ही खत्म कर दी गई, क्या आप क्वेश्चन पूछने की संभावना है? मैं बोलूँगा 100% संभावना है। यूपीएससी का माइंड सेट बिल्कुल डिफरेंट चलता है हर एक अदर एग्जाम से रिलेटेड। हर एक जो कमीशन है, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, या अदर व्यापम हो, कुछ भी हो, यूबीपीसीएससी भी हो या आरएएस हो, उसका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल डिफरेंट चलता है। वो क्या करता है, अगर न्यूज़ में किसी भी पंचवर्षीय योजना का नाम ले दिया, पंचवर्षीय योजना का मतलब ये नहीं कि जो पहले चल रही थी उस पंचवर्षीय योजना का नाम, अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई भी पंचवर्षीय योजना के बारे में बोला कि हम इस क्षेत्र में पंचवर्षीय योजना लाने वाले हैं, किसमें, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हम बैंकिंग सेक्टर में एक पंचवर्षीय योजना लाएंगे, हमारे जो मुख्य उद्देश्य हैं वो ये पॉइंट होंगे, तो वो इसको थीम बनाकर हो सकता है वो 1991 की जो पंचवर्षीय योजना थी उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ ले, और उसने पूछा भी है। सेकंड, पंचवर्षीय योजना में क्या पूछना है, 1991 के बाद क्या क्या अंतर हुए और क्या क्या अंतर देखे गए। 1991 से क्या आया था आपका, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी से रिलेटेड क्वेश्चन और इससे तुलनात्मक रूप से क्वेश्चन प्रीलिम्स में और मेंस में हर एक 1 या 2 साल छोड़ने को आते होंगे, तो हर साल क्वेश्चन पूछता है। 2024 के मेंस में क्वेश्चन पूछा है। ध्यान से देखिए आप एक बार, आज ही देखिए मेंस का पेपर खोलिए और देखिए कि उसने एलपीजी से क्वेश्चन कैसे पूछा, उसने तुलना की है। और प्रीलिम्स में तो है ही, हम आगे देखेंगे। अब वही बात है टर्मिनोलॉजी, हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो भी शब्दावलियां हैं उसका एक अलग से नोट्स बनाइए और उन शब्दावलियों को लिखते जाइए। करंट स्टैटिक की बात हमने कर ली है। एलपीजी देखिए भाई, एलपीजी हमने बात कर ली, इस पर एलपीजी पर बात करनी है कि एलपीजी क्या था, क्या क्या अंतर हुए। और पंचवर्षीय योजनाओं में हर एक पंचवर्षीय योजना आपको पढ़नी है अच्छे से, बिल्कुल रटना नहीं है, ये समझने की चीज़ होती है पंचवर्षीय योजना सिर्फ। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन आपको पढ़ना है पूरे टॉपिक्स। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, सार्वजनिक वित्त, पब्लिक फाइनेंस और राजकोषीय नीति। अब देखिए, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के सेक्शन पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छे से। अब ये क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं 2019 में, 19 के क्वेश्चन हैं ये। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं क्वेश्चन पूछा क्यों। जैसे कि हमने आपको क्लास की शुरुआत में बताया है कि क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। तो डेट देखिए सबसे पहले, जुलाई 2018। ये प्रेस रिलीज किया है, किसने किया है, रिजर्व बैंक ने। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड अ नंबर ऑफ गाइडलाइन इंस्ट्रक्शंस ऑन लीड बैंक स्कीम्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। बस इतना पढ़ लीजिए, आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण था। अब अगर ये न्यूज़ में आया है तो 100% ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन बना होगा, ये मंथली मैगजीन का भाग बना होगा, ये उस साल की जो 365 है उसका भाग बना होगा। तो आपका फर्ज बनता था, अगर लीड बैंक स्कीम के बारे में बात हुई है तो लीड बैंक स्कीम है क्या। अगर आप सिर्फ इतना पढ़ लेते तो आपका सीधा सा आंसर इसमें आया था कि लीड बैंक स्कीम, अग्रणी बैंक योजना। सेवा क्षेत्रों का उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था। सीधा सीधा अगर आप लीड बैंक स्कीम के बारे में पढ़ते तो 100% रूप से आप इसके बारे में पढ़ते ही, तो आपका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता। ये क्वेश्चन हमने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि करंट से यूपीएससी कैसे आपको बताता है कि कैसे क्वेश्चंस को बनाता है और आपको तैयारी कैसे करनी है। अब इस क्वेश्चन को लेके चलते, अब इसको सॉल्व करके बताएंगे हम किसकी, एलिमिनेशन टेक्निक के आधार पर। अब ये दिया है, मोदी विल्स हिज नेक्स्ट 5 ईयर प्लान टू मेक इंडिया वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये कब की न्यूज़ है, मार्च 16, 2024। अब इसको क्यों लिखा है हमने ये 2019 के क्वेश्चन में, इसलिए लिखा है कि 5 ईयर प्लान का नाम आ गया है और 2025 में तो संभावना है ही, अगर ये आ गया है तो पंचवर्षीय योजना अच्छे से पढ़ लीजिए,
अच्छे से पढ़ लीजिए जो भी पंचवर्षीय योजना है, और इस न्यूज़ से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो भी पढ़ लीजिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, मुझे पता है क्योंकि देखिए मैं थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। देखिए मुझे तो आंसर पता है, लेकिन मैं एक ऐसे स्टूडेंट के आधार पर बता रहा हूँ जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ी बेसिक नॉलेज है, और वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो कैसे करेगा? वो बोलेगा पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। उस टाइम पे नेहरू जी थी। नेहरू जी के जो मेन जो आपने पढ़ा होगा श्रिंकिंग, जो उन्होंने क्या बोला था कि सबसे पहले बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिए जाए, तो वो बड़े उद्योग छोटे छोटे उद्योगों के निर्माण में सहायता देंगे। ट्रिकल थ्योरी बोलते थे इसको, ट्रिकल डाउन थ्योरी। अब इसमें क्या है, बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। अब संभावना तो है ये स्टेटमेंट सही हो, लेकिन मैं इस पर टिक मार देता हूँ। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति की बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति गुजार का उद्देश्य अपनाया गया। हो सकता है, देखिए पॉसिबिलिटी जो है ही, ये जनरल स्टेटमेंट है, यानी इसमें कुछ एक्स्ट्रा या ऐसा वो नहीं दिया कि जिससे मैं क्वेश्चन को गलत बोल सकूं, सीधा सीधा बोला। पांचवी पंच योजना में पहली बार, अब ये मुझको थोड़ा हिट कर गया माइंड में कि पहली बार वित्तीय क्षेत्रक को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। भाई पंचवर्षीय योजना आपकी लगभग 1951 के आसपास से चल रही है, तो वित्तीय क्षेत्र को पांचवी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का थोड़ा मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है इस चीज को कि पहली बार। और यूपीएससी में इस चीज को मानिए कि जब भी कभी लिखा हो ना पहली बार, तो आपका माइंड हिट होना चाहिए और अलर्ट हो जाना चाहिए। मतलब जो अलार्म होता है ना वो घूमने वाला, वो घूम जाना चाहिए माइंड का, अरे ये क्या बोल दिया पहली बार। तो स्टेटमेंट होने की संभावना गलत हो सकती है। 80% या 90% स्टेटमेंट की संभावना हो जाती है क्या गलत होने की। तो मुझे पता है ये क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि पहली बार नहीं था, पहले भी ये किया जा चुका था, तो इसको मैं गलत करूंगा। तीसरा गलत किया, ये गलत किया। ये जनरल स्टेटमेंट थे 1 और 2, अभी भी 50% पर आ गए हैं, 50% पर जनरल स्टेटमेंट थे। नेहरू जी के बारे में मैंने पढ़ा था कि वो कैसे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते थे। और चौथी पंचवर्षीय, देखिए एक पंचवर्षीय योजना में सिर्फ इतना कंटेंट नहीं होता जितना आप सिर्फ एक बुक में पढ़ लेते हैं कि 4 पॉइंट्स में पढ़ लिया आपने कि इस पंचवर्षीय योजना में ये दिया था। हजारों पेज की पंचवर्षीय योजना होती है, बुक्स वाले सिर्फ उसको थीम बनाकर लिख देते हैं। तो ये जनरल स्टेटमेंट होते हैं कि हाँ भाई देखिए इतनी बड़ी फाइल बनी है, इतनी बड़ी लिस्ट है, इतने बड़े पेज की पूरे डॉक्यूमेंट्स बने हैं, तो उसमें एक पॉइंट तो आ गया ही होगा, संभावना होती है। देखिए हमने एनवायरनमेंट में जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे आपको बताया था कि पॉसिबिलिटी के आधार पर चलती है यूपीएससी। पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है ना, एक्सेप्शन बात अलग हो जाती है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है ही। इसकी पॉसिबिलिटी है, तो मैं टिक मार दूंगा 1 और 2 सीधा सीधा, क्योंकि मेरा जो पहला, देखिए सेकंड स्टेटमेंट तो सही है ही, पहला स्टेटमेंट इसलिए सही हो जाता है कि इसने कुछ गलत नहीं कहा। क्योंकि नेहरू जी के बारे में मैं जानता हूँ कि उनका जो उद्योगों के प्रति जो रवैया था वो बहुत ही सकारात्मक था, और वो चाहते थे कि उद्योगों को बढ़ावा मिले और इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण बढ़े। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। देखिए अब एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक, इससे संबंधित क्वेश्चन 2 या 3 बार पूछा जा चुका है 2013 के बाद। अगर हम 1990 से बात करें तो ये क्वेश्चन की संख्या थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, लेकिन इतना भी नहीं पढ़ा इसके बारे में। AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयर धारक है, पता नहीं है मुझे। AIIB में एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है। अब ये दोनों स्टेटमेंट आपस में कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि एक और ये बोल रहा है कि AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं, और ये बोल रहा है कि AIIB में एशिया से बाहर का कोई सदस्य है ही नहीं। अगर ये आपस में संघर्ष नहीं भी कर रहे होते तो ये एक्सट्रीम बन गया है,
मतलब एक्सट्रीम है ये कि अरे एक्सेप्शन तो हो ही सकता है। मैंने आपसे जब इन्वायरमेंट की क्लास ली थी तभी बताया था आपको कि एक्सेप्शन हर चीज में होता है। अगर 100 प्रकार, हजारों प्रकार की प्रजातीय सांपों की बिसैली हैं, जहर मतलब काट लेते हैं तो आदमी मर जाता है, तो संभावना ये है कि अब उसकी एक प्रजाति ऐसी भी होगी जिसके काटने से मनुष्य पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। तो वही बात है कि एशिया एआईबी में एशिया से भरा कोई सदस्य नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। और स्टेटमेंट और इसलिए गलत हो गया क्योंकि एशिया में इतने राष्ट्र है ही नहीं। अगर एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है तो या तो ये गलत है या ये गलत है। तो बाहर का कोई सदस्य नहीं है, एक तो ये गलत हो गया। तीसरा, अब तीसरे गलत हो गया क्योंकि एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं, इसने गलत बोल दिया। क्योंकि अगर 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं तो तीसरा स्टेटमेंट तो गलत हो ही गया। और वैसे ये स्टेटमेंट बोल रहा है एक्सट्रीम कि बाहर का कोई भी सदस्य नहीं है। अब एक चीज लिख लीजिए आप अपने नोट्स में, कोई भी नहीं। अगर ऐसा कोई भी स्टेटमेंट में लिख कर आता है ऐसा वर्ड, तो उस गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अब मैं क्या करूँगा, तीसरे को हटा दूंगा सीधा सीधा। लेकिन इसमें और क्या देखूंगा मैं, AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयरधारक है। मैंने इतना तो पढ़ा था कि इसका चाइना में है मुख्यालय, और चाइना में मुख्यालय है तो चाइना कभी नहीं चाहता कि भारत उससे आगे निकले। तो सबसे बड़ा शेयरधारक चाइना की संभावना होने की ज़्यादा है। तो ये भी स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, ये संभावना के आधार पर। मुझे 100% नहीं पता अभी, लेकिन सिर्फ संभावना के आधार पर ही मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये होगा कि सर क्वेश्चन पहले पूछ लिया है इसलिए आपने इसका आंसर बता दिया। मैंने आपको संभावना के आधार पर बताया है। अगर ये क्वेश्चन मैं पहली बार भी देखता तो मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सोचता क्या, तो उस सोच के आधार पर मैं क्या क्या कर सकता था। देखिए, AIIB में एशिया से बाहर कोई सदस्य नहीं है, ये स्टेटमेंट है, वैसे ही एक्सट्रीम बन गया है। वही बात हुई कि कोई सदस्य नहीं है। अगर एक भी सदस्य बन गया एग्जाम टाइम पर, मान लीजिए पहले कोई नहीं था और फिर बन गया कोई सदस्य, तो यूपीएससी के जो क्वेश्चन है वो तो गलत हो जाएगा ना। और यूपीएससी कोशिश करती है कि उसके क्वेश्चन गलत ना हो। तो 3 गलत हो गया तो आपका आंसर कैसे सही आ गया। तो ये होती है, आपका एटीट्यूड होता है आंसर को सॉल्व करने का यूपीएससी को। और यूपीएससी का ट्रेंड भी पिछले 20 सालों से यही है, और वो चेंज नहीं हुआ। 2023 में लगा था हमको कि थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि उसने ऑप्शन चेंज किए थे, क्वेश्चंस वही थे, थीम वही थी, क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक वही थी, सिर्फ ऑप्शन चेंज हुए थे। लेकिन 2024 में जब क्वेश्चन पेपर पूछा तो एक और राहत मिली कि नहीं, काम अभी भी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है, भारत और पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, हो सकता है, क्योंकि धान की खेती मैंने बहुत देखी है। हो सकता है, मुझे नहीं पता अभी। ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है, पता नहीं है, संभावना हो सकती है। कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है, हो सकता है। गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है। अब निरंतर घटना निरंतर बढ़ना, हमने इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में भी देखा था कि ये हमेशा गलत ही होता है। क्योंकि देखिए, इन इन इकोनॉमी में देखेंगे तो अगर एक्सेप्शन होगा तो बात अलग है। जब भी आप किसी भी चीज़ के ग्राफ को देखोगे, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, असमानता, तो आपको हमेशा डाटा ऐसे नहीं मिलेगा कि उसकी रेखा ऐसे जा रही होगी। हमेशा रेखा ऐसे जाती है, पहले नीचे ग्राफ फिर ऊपर, ग्राफ हमेशा ऐसे होता है। किसी भी चीज़ का देख लीजिए, आप अपनी पढ़ाई का देख लीजिए, आपकी पढ़ाई का ग्राफ कभी भी ऐसे नहीं होगा कि बढ़ता जा रहा हो या घटता जा रहा हो। हो सकता है आपका घट भी रहा हो तो आपने किसी एक दिन 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो ये ऐसे हो गया। तो एक्सट्रीम वर्ड ऐसे बन जाते हैं कि निरंतर घटा है। मुझे पता है ये क्वेश्चन 100% गलत है, ये वाला स्टेटमेंट ये गलत है। 4 गलत किया, ये गलत किया, मेरा आंसर आ गया सही। मुझे नहीं पता था इसके बारे में बिल्कुल। मतलब मैं एक स्टूडेंट की तरह बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन मुझे पता था कि ये निरंतर घटा लिखा है, तो ये एक्सट्रीम बना रहा है सब इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को। तो ऐसे ये क्वेश्चन गलत हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया और मेरा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1991 के आर्थिक उदारीकरण, मैंने बोला था आपसे 1991 से रिलेटेड जो तुलनात्मक रूप से पूछा था क्वेश्चन वो पूछा
के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता 2004-05 की कीमतों पर प्रति श्रमिक रुपये में वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी हुई है। अभी मैंने पढ़ा नहीं है, अगर मैं क्लासेस ले लूँगा यूपीएस हिंदी वॉरियर से तो इस क्वेश्चन को मैं नॉलेज के बेस पर भी सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मुझे अभी नहीं पता। कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई है। अब इसने लिख दी सतत वृद्धि। मैंने क्या बोला था, निरंतर कुछ चीज नहीं चलती, निरंतर ना शरीर चलता है ना आत्मा चलती है। आत्मा तो देखिए इन चीजों से बाहर है ही ना। देश चलता है, देश की सीमा में भी अंतर होता जाता है। महासागर भी एक समान नहीं है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आपने पढ़ा है कि दुनिया एक जैसी नहीं है, सब कुछ अलग अलग चल रहा है, तो निरंतर कुछ नहीं है यहाँ पर। हर चीज अलग अलग दिशा में भागती है। वही बोला मैंने, कभी ग्राफ ऐसे हमेशा ग्राफ ऐसे जाता है, कभी ग्राफ ऐसे नहीं जाता। तो वही बात हुई सतत वृद्धि। मुझे पता सेकंड स्टेटमेंट गलत, सेकंड गलत किया, सेकंड गलत किया। अब मुझे क्या क्या देखना, तीसरा और चौथा। अब मैं देखूंगा ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई है, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। अब मुझे पता 3 तो सही है ही, तो 3 दोनों में है। 4 का ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई है। अब 1991 के बाद हुआ क्या है, शहरों की ओर पलायन ज़्यादा हुआ। किसकी वजह से? क्योंकि इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिला, कृषि पर जो निर्भरता वो कम हुई, तो रोजगार में कमी हुई ही होगी। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप सभी को पता ही होगा। तो मुझे पता है कि 4 ही सही है, तो 3 और 4 मैं सही कर दूंगा, बिल्कुल सही, मेरा आंसर आ गया है बस। अब ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और बात करेंगे कि अगले सब्जेक्ट के बारे में हम किसकी संबंधित अब स्ट्रेटजी लाएं। भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? सभी फसलों के कृषि उत्पाद। अब ये लिखा है सभी फसलों, तो मुझे ये एक्सट्रीम सा लग रहा है, लेकिन अभी मैं बोल नहीं रहा कुछ के लिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण। अब 1 मिनट रुकिए, आप सभी से बोलेंगे प्राथमिक कृषि साख समिति लिखिए एक बार अपने नोट्स में। प्राथमिक कृषि साख समिति के बारे में पढ़ लीजिए एक बार, 2025 के लिए महत्वपूर्ण है ये। सामाजिक पूंजी विकास। अब इसने पूछा क्या था, सार्वजनिक निवेश। निवेश में अंतर होता है और राजस्व जो व्यय करते हैं उसमें अंतर होता है। कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति, भाई ये निवेश नहीं है, ये तो आप सुविधा दे रहे हैं, ये तो आप सब्सिडी दे रहे हैं सीधा सीधा सा। तो इससे कोई फायदा नहीं होता है सरकार का। अगर वो बिजली की माफी कर रही है तो सरकार का कोई फायदा नहीं है इसमें। वो फायदा किसके लिए देखती है? किसानों के लिए। तो स्टेटमेंट ये गलत है, 4 को हटा दो पहले तो। अब बचे 2। बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी। अब कृषि ऋण भी माफ कर दिया तो सरकार का तो घाटा है ना, तो निवेश कैसे हुआ? निवेश तब किया जाता है जब उसमें फायदे के लिए किया जाता है हमेशा, कि फायदा या घाटा होता है। मतलब इन्वेस्टमेंट किस लिए किया? मैंने एक गाड़ी खरीदी और उससे मैंने क्या किया, उसको व्यवस्था में लगा दी सार्वजनिक परिवहन में, तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट वो नहीं होता कि मैंने रुपए खर्च कर दिए किस पर, खुद के लिए गाड़ी ले ली, तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। और गाड़ी का यूज़ कैसे कर रहा हूँ मैं? सिर्फ घूमने के लिए। तो बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी, ये भी गलत है, ये गलत हो गया। आपका आंसर आ गया सही। अब मुझे ये पॉइंट्स के बारे में पता ही नहीं था, सिर्फ 2 पॉइंट्स के आधार पर मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब देखिए, हमने आपको बताया कि कैसे एलिमिनेशन टेक्निक काम करती है, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, किस किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। अब हम आपके लिए क्लासेस लाने वाले हैं। क्लासेस कब से शुरू करें, कमेंट में आप सभी जरूर बताएं। कमेंट जरूर करना है आपको। इन्वायरमेंट में भी आपने बहुत कम कमेंट किए। जैसे ही आपके कमेंट्स बढ़ते हैं हम आपको क्लासेस देना शुरू कर देंगे, और आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं वो इन्वायरमेंट, इन्वायरो और इको के क्लासेस जरूर आएंगे आपके लिए। बाकी सब्जेक्ट के लिए हम अलग फैकल्टी से बात कर रहे हैं अभी। अगर वो तैयार हो जाएंगे तो हो सकता है आपके लिए पॉलिटी और ज्योग्राफी क्लासेस भी आ जाएं। अब इकोनॉमी क्लासेस में हमारा क्या क्या मिक्स होगा, एक होगा रमेश सिंह की बुक्स, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक प्लस का मंथली मैगजीन, एक प्लस एनसीईआरटी, एक प्लस पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू सिर्फ यूपीएससी के नहीं, यूपीएससी जो अदर एग्जाम लेता है, क्या सीडीएस, टीएपीएफ और अदर, और यूपीपीसीएस, ये इतना अगर आपने पढ़ लिया तो इकोनॉमी में आपका पार है, कट ऑफ आराम से।
और 100% आप इस बार प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने वाले हैं, यकीन मानिए। बस जुड़े रहिए यूपीएससी यूनिवर्स के साथ। अब आपको बताना है कमेंट में करके कि आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पर इसी जैसी वीडियो या इसी जैसी रणनीति वीडियो चाहिए कि किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है। तो चलिए अब वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली रणनीति वीडियो या अगली क्लास में।